हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज हमारे साथ है वैभव नागर सर। इन्होंने जीआईसी री का एग्जाम क्लियर किया था 2016 में। उसके बाद सर ने जीआईसी में काम किया और अभी एट प्रेजेंट वो जीआईसी में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ उनका जो भी एक्सपीरियंस था जॉब का, एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी चीजें शेयर करेंगे। सो वेलकम सर टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू परिधि। सो सबसे पहले आप सर अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। श्योर। सो मैंने बीटेक एनआईटी कुरुक्षेत्र से करी थी। 2013 में मैं निकला था। आई जॉइंड एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी। उसके बाद वो छोड़ा मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। बेसिकली एक अटेम्प्ट दिया मैंने, बट हुआ नहीं मेरा। एंड देन मुझे लगा कि और एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। और उस प्रोसेस में जीआईसी री में मेरे को पहला ब्रेक मिला था। दूसरे ऑफर्स भी आए बाद में, बट मैं ज्वाइन कर चुका था जीआईसी तब तक। एंड वहां पर मैं एक साल था, 2016। सो इट वाज जून और जुलाई 2016 से लेकर अगस्त 2017 में मैं था जीआईसी री में। उसके बाद अ, मैं पीएफआरडीए नाम का एक रेगुलेटर है, पेंशन फंड हम्म। रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मेरा वहां पर हो गया था दिल्ली में, तो मैं फिर 17 में, अगस्त 17 में वहां चला गया था। वहां पर 4 साल, अराउंड 4 साल मैं रुका, और उसके बाद मैं अपनी एमबीए करने चला गया था इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से। 1 साल वाली एमबीए होती है फुल टाइम। उसके बाद मैंने केपीएमजी इंडिया ज्वाइन करी। कुछ महीने रहा वहाँ मैं, 8 महीने। उसके बाद से मैं अभी ईएक्सएल नाम की एक प्राइवेट कंपनी, उसी में काम कर रहा हूँ एनालिटिक्स में। तो या प्रोफेशनली ये जर्नी रही है। ओके, सो आपको प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का एक्सपीरियंस है। जी लेकिन जी। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम जीआईसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसकी एग्जाम्स हर साल नहीं आती। और अभी इस या साल इसकी एग्जाम आई है तो बहुत वैकेंसीज तो काफी कम है। लेकिन फिर भी जो लोग सीरियस है उनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम रहता है, एग्जाम का जी। लेवल कैसा रहता है। तो एग्जाम के बारे में तो ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2016 और अभी में काफी चेंजेस भी आ गए होंगे और उस टाइम काफी अलग चीजें रहती है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा भी ब्रीफ में आप बता पाए कि एग्जाम का लेवल किस तरीके का रहता है, या एग्जाम में जो एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला पोर्शन है, हायर ऑर्डर रीजनिंग वाला, अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बता पाए तो उससे काफी हेल्प होगी। श्योर परिधि। सबसे पहले तो जो आपने बोला कि सीट्स कम है, उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि मेरे टाइम पे जब जीआईसी का नोटिफिकेशन आया था, तो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मैं जनरलिस्ट स्ट्रीम में ही अप्लाई करा था मैंने। तो उस स्ट्रीम में हमारी कैटेगरी में आई थिंक 3 या 4 कुछ पोजीशंस थी। ठीक है, ओके। समथिंग लाइक दैट। तो उस टाइम भी यही हो रहा था, और ओवरऑल पोजीशंस भी कम थी, काफी कम थी, इससे तो कम ही थी काफी। तो उस टाइम भी लोग, जब हम तैयारी करते थे, तो लोग ये बोलते थे कि एग्जाम भरने का फायदा ही नहीं है, होना हाँ। तो है नहीं। राइट, तो मैं भी यही यही सोच सोच के गया था कि बहुत मुश्किल है, क्या पता। बट मैं देने चला गया क्योंकि मैं सारे एग्जाम्स दे रहा था। राइट। तो आई वुड रिक्वेस्ट सबको, जो भी एज यू सेड सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वो ये मत सोचें कि सीट्स तो बहुत कम है, हमारा तो होना नहीं। तो इसको इसको लाइटली मत लें, सीरियसली लें, उसी शिद्दत से अटेम्प्ट करें, उसी शिद्दत से तैयारी करें। और बाकी किस्मत का खेल है। ठीक है। तो और इस बार तो आई थिंक पोजीशंस ज्यादा हैं मेरे हाँ, हिसाब से तो आप जो जीआईसी बता के रहे हैं लिए। उसके कंपैरिजन में तो अच्छी है। राइट। राइट। तो इट्स गुड। कमिंग टू एग्जाम, तो हाँ, काफी चीजें चेंज हो गई होंगी अब तक। बट मैं भी देख रहा था नोटिफिकेशन। तो कोई भी देखेगा तो उसको देखेगा कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन का टाइम है, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, हम्म। फॉर ऑल सेक्शंस। राइट। और मेरे टाइम पे भी शायद ऐसे ही था। um, तो इसका मतलब ये है कि डिफिकल्टी तो वैसे ही रहने वाली है जैसे मेरे टाइम पे थी, विच इज इजी। तो जब मैंने एग्जाम दिया था, तो डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं थी, आसान थी।
ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आएंगे डिफिकल्ट, उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, फोकस ऑन क्रैकिंग द इजी, आसान क्वेश्चंस को पहले आप कर लो। ठीक है। सो उससे इससे क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल क्योंकि आसान होगा और हो सकता है टाइम क्रंच हो जाए कुछ लोगों को, तो कट ऑफ जो है काफी हाई चली जाती है कई बार, और जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो कम हो जाता है। तो अगर आपका एक दो क्वेश्चन गलत हो गए, एक दो पजल इधर उधर हो गए, तो वो आपको भारी पड़ सकता है, राइट। सो इस एग्जाम में एटलीस्ट ट्राई करें कि कैंडिडेट्स को ट्राई करना चाहिए कि वो एकदम आंखें दिमाग खोल के चौकन्ना होके करें, बिकॉज क्वेश्चन आसान होंगे लेकिन एक्यूरेसी भी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, राइट। तो ये जनरल टिप है अबाउट हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला जो सेक्शन है, एंड डिस्क्रिप्टिव। सो इन मैं सिर्फ जनरली बता सकता हूँ, राइट। हम्म। सो हायर ऑर्डर थिंकिंग या क्रिटिकल रीजनिंग जिसे कहते हैं, दैट इज उसमें जनरली आपका कुछ कैलकुलेशन करने वाला काम नहीं होगा उसके अंदर। तो ऐसा होगा कि आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है कुछ, उसको आपको उसका आपको इन्फरेंस निकालना है कि इसका रिजल्ट क्या है, मेरी लॉजिकली इन्फ्रेंस क्या है, या फिर आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है या वीकन कर रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग अगर आप सर्च करोगे तो उस थोड़ा उस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, राइट। और आसान क्वेश्चंस होंगे, क्रिटिकल रीजनिंग कैन बी वेरी डिफिकल्ट बट आसान होंगे। बाकी की तरह का जो रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं वो तो सबको पता ही है, बैंक बैंक में हाँ इंश्योरेंस में हाँ। जैसे होते हैं, राइट, सिलोजिज्म वगैरह वगैरह जिसमें सॉल्व करना होता है कुछ। ठीक है, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग में क्या होता है कि काफी चांस होता है कि आप गलत कर दोगे चीज को, हाँ। राइट। तो वो ध्यान रखना है क्योंकि उसमें कुछ ट्रैप्स होते हैं, आपको बड़ी आसानी से ना दो तीन ऑप्शन लगेंगे कि हाँ ये दोनों ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, या फिर राइट ढंग से समझ नहीं आएगा आपको, तो वो सेक्शन थोड़ा सा टाइम दे के अच्छे से समझ के करना है कि आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करें, राइट। कमिंग टू डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, डिस्क्रिप्टिव में आई थिंक क्या है, प्रेसी है, एस्से है, आई थिंक ये, और शायद कॉम्प्रिहेंशन है, आई एम नॉट श्योर। इसका डिस्क्रिप्टिव शायद मुझे लगा कि उसका टाइमिंग ज्यादा दिया है, तो थोड़ा हाई लेवल का डिस्क्रिप्टिव आता है, या किस लेवल का डिस्क्रिप्टिव आता है अगर आपको ध्यान हो? हाँ हाँ, तो देखो, आप डिस्क्रिप्टिव किसी एग्जाम से कंपेयर करोगे तो आई डोंट नो इफ इट मेक, अगर वो सेंस बनाएगा कि नहीं, बट इन जनरल, सो प्रेसी का जैसे मैं बताता हूँ, मैंने एक सीएपीएफ का एग्जाम होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का, यूपीएससी कराती है वो, ओके। उस असिस्टेंट कमांडेंट्स का, उस एग्जाम में मैंने प्रेसी दिया था। तो वहां पर सिंपल स्ट्रैटेजी होती है कि आप एक, जैसा जैसा फॉर्मेट है, जैसा जैसा मैसेज है, जैसा जैसा कंटेंट है, वही के वही फॉलो करो, सिर्फ उसको कंप्रेस करते चले जाओ। अगर कोई चीज 4 लाइन में लिखी है उसको आपको 2 लाइन में लिखना है, सिंपल। ये एक सेफ स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको डिसेंट एवरेज टाइप के नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आपको थोड़े ज्यादा मार्क्स एम करने हैं, आपको आपके पास टाइम है या ट्राई करना है, तो आप उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि अगर कोई पैसेज है जिसका कंक्लूजन एकदम एंड में, राइट, तो जब आप प्रेसी लिख रहे हो तो आप कंक्लूजन को सबसे पहले लिख दो कि ओके। ये मेन बात है हमारी, और उसके बाद आप बाकी की चीजें बोल सकते हो। ये प्रेसी का मतलब ही ये है ना कि हम्म। मुझे 2 पेज ना पढ़ने पड़े, राइट। तो वो एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन राइट, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमाइज करो अपने ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को, और सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आप सेफ खेल लो कि आपको डिसेंट नंबर मिल जाए, राइट। तो मैं जब करता था प्रेसी तो मैं एक रफ में बना लेता था एक राइटअप, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक, ये क्या वर्ड्स में आ जाएगा पूरा। क्योंकि मेरे को जीआईसी का तो याद नहीं है, पता नहीं उस टाइम पे होता था कि नहीं, बट सीएबीएस में क्या होता है कि बॉक्स दिए होते हैं और आपको एक बॉक्स में एक वर्ड लिखना होता है। तो अगर आपने कुछ, आप सीधा बॉक्सेस में लिख रहे हो, आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो आपका वो लिमिट एक्सीड हो जाएगा, ओके। राइट। तो अगर वैसा है, स्क्रीन पे अगर आपको वैसा दिखता है,
तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास एक ड्राफ्ट सा हो, एक कि मेक श्योर यू डोंट एक्सीड द लिमिट, राइट। इसके अलावा आई डोंट, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल आएगा डिस्क्रिप्टिव, राइट। जस्ट पीपल हैव टू मेक श्योर कि वो लॉजिकली लिख रहे हो चीजों को, ठीक है। कुछ गलत कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ अजीब अजीब सा नहीं लिखना चाहिए। आप ये सोच के लिखो कि आप, मैं तो कहूंगा आप ये सोच के लिखो कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप समझो उसका आपको आंसर बनाना है। वो स्टैंडर्ड रखोगे तो आप ऑटोमेटिकली ठीक ही लिखोगे। ये तो एग्जाम की बात हो गई, इसके साथ इसमें जीडी भी होता है जो काफी कम एग्जाम्स में होता है। तो जीडी राइट। और इंटरव्यू भी इसमें किस लेवल का होता है, किस तरीके के टॉपिक्स या क्वेश्चंस, अगर आपको ध्यान हो उस टाइम कि कैसा हुआ था तो वो थोड़ा सा बता दीजिए। जी जी, मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसमें ज्यादा वो मिल जाएगा ओके टॉपिक्स ओके। का एकदम। बट मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा जीडी एक्सपीरियंस और इंटरव्यू एक्सपीरियंस दोनों ही बहुत ही अच्छे थे। हमें इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बुलाया गया था मुंबई में, फिजिकली बुलाया गया था। और एज यू सेड जीडी कम जगह पे ही होता है, और जीआईसी का जीडी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वो सिंपल एक राउंड का जीडी नहीं था, उसमें दो तीन राउंड थे, लाइक दो तीन एक्सरसाइजेस थी। इट वाज ओके। नॉट दैट सिंपल। और प्रोफेशनल्स बैठे हुए थे वहां पर जज करने जीडी। सो मेरे को याद है एक साइकोलॉजिस्ट भी थे, और लाइक अच्छा पैनल था वो। एंड एक एक्सरसाइज तो मुझे याद है डेफिनेटली। उसमें हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और एक लिस्ट दी गई थी 8-10 फैक्टर्स की, लाइक इन इलिटरेसी, पावर्टी, हेल्थ वगैरह वगैरह। और हर एक पर्सन को बोला गया था कि आप इनको रैंक ऑर्डर करो, रेट, लाइक कि कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। ओके तो उसका हमें सबको इंडिविजुअली टाइम मिला। हम सब ने लिस्ट बना ली अपनी, रैंकिंग्स बना ली। उसके बाद हमें बोला गया नाउ यू डिस्कस, और आपको एज अ ग्रुप ट्राई टू अराइव एट वन कंक्लूजन, कि ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एज अ ग्रुप। ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली हम अचीव तो नहीं कर पाए वो, बट बिकॉज इट डिफिकल्ट होता है ना सबको एक कन्विंस करना, और हाँ। कि पूरा ग्रुप ही बोले हाँ ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो उसमें बस वही था कि फिर देन आप डिफेंड करोगे, कोई बोलेगा कि नहीं इलिटरेसी सबसे नंबर वन प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा पॉवर्टी सबसे नंबर वन प्रॉब्लम है, राइट। तो एक ये राउंड था। इसके बाद भी आई थिंक एक और राउंड था, वो शायद जनरल था कि टॉपिक दे दिया था और आप डिस्कस करो। तो टॉपिक्स कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बैंकिंग या इंश्योरेंस या इससे ही रिलेटेड पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कैन बी वेरी वेरी जनरल। बट आई वुड से कि अगर आपको थोड़ा इकोनॉमी में क्या चल रहा है, थोड़ा आप करंट अफेयर्स आपको पता है, जनरल चीजें पता है आपको, तो वो आपको हेल्प करेंगी। तो वो जरूर पढ़ लें उस टाइम पे, राइट। कुछ करंट अफेयर से आ जाए या ऐसा कुछ आ जाए तो हेल्प करेगा। अनदर टिप जो मैं जीडी के लिए दे सकता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, कई लोगों को अ, थोड़ी बोलने में दिक्कत होती है, लोग घबरा जाते हैं, राइट। या फिर लोगों का दिमाग नहीं चलता उस टाइम पे कि मैं क्या बोलूँ। तो मैं तो ये, अगर आपको टाइम दे रहे हैं वो कि आप 5 मिनट सब लोग सोचेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे, तो आपको मिल गया टाइम, आप सोच सकते हो, हम्म। राइट। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपको फिर भी चीजें दिमाग में नहीं आ रही हैं, तो इट्स बेटर टू लिसन। आप सुनिए कि लोगों के, दूसरे लोगों के क्या पॉइंट्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं, राइट। और उस टाइम पे ही आप सोचो कि क्या आप समझते हैं कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ठीक है, क्यों। तब आप या तो आप वैल्यू ऐड कर दीजिए कि मेरे को इनका पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, और क्योंकि मेरा ये मानना है, और ये और इन्फॉर्मेशन है। और या फिर मेरे को ये इनका पॉइंट गलत लगा क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा 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 भी होता है जो इन्होंने मिस कर दिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपको, आपके पास ओरिजिनल थॉट्स या और कुछ ऐसा होना चाहिए, आप सुनोगे तो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ट्राई टू स्पीक
बिल्कुल नहीं बोलोगे कुछ तो ऑब्वियसली नहीं होगा, राइट। वो आपको कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। आप अग्री करो डिसअग्री करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो दैट वाज अबाउट जीडी। अब इंटरव्यू की बात कर सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू का भी आपका एक्सपीरियंस और थोड़े से सजेशंस बता दीजिए। श्योर। सो इंटरव्यू देखिए, सबसे पहली बात, मैंने कई इंटरव्यूज दिए हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, लाइक न्यू इंडिया, नेशनल, इनके भी दिए। तो मेरा जीआईसी का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, आई वुड से वो वन ऑफ द बेस्ट था। um, क्योंकि अच्छे सवाल पूछे गए थे, मेरे कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। तो um, देखो, कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूज बहुत रैंडम हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यूअर्स को जो पूछना है वो पूछेंगे, उनको आपकी हम्म। बैकग्राउंड से, आपकी स्टोरी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वो तरह का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ठीक है, उसकी मैं बाद में बात करूंगा। बट जीआईसी में एटलीस्ट मेरा इंटरव्यू मेरे कॉन्टेक्स्ट के अराउंड था, राइट। सो वो देखेंगे, आपका प्रोफाइल देखेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है, उसके बाद आपने क्या कहीं पर जॉब करी है कि नहीं, आपने क्यों छोड़ी वो, या फिर आप यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं, आपके प्लान्स क्या आगे आगे, राइट। तो मुझसे तो वही पूछा गया था। सो मुझे याद नहीं कि मुझसे इंजीनियरिंग रिलेटेड चीजें पूछी थी कि नहीं, बट मुझे कहीं और कई कई और जगहों में जरूर पूछी है। ठीक है, बेसिक इंजीनियरिंग की चीजें। तो मैं ये बोलूंगा कि आपका जो कैंडिडेट्स का अंडर ग्रेड स्टडीज है, वो थोड़ा सा ब्रश अप कर ले, मतलब बिल्कुल बेसिक्स, हम्म। राइट। तो वो जरूर ब्रश अप कर लें। देन अगर कैंडिडेट्स कोई जॉब में है ऑलरेडी, या फिर पहले उन्होंने काम करा है, तो उसके बारे में तैयारी करके आए कि उनका रोल क्या था, उनकी कंपनी क्या करती थी, या क्या कर रहे हैं वो, उसके बारे में पूछा जा सकता है। देन कुछ लोगों ने अगर जॉब कभी करी ही नहीं, या फिर जॉब छोड़ दी, तो उसके बारे में कि आपने क्यों छोड़ा, आप क्या क्या आपका जॉब के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा था स्टडीज, या फिर ज्यादातर लोग क्या है, यूपीएससी वाले होते हैं। तो वो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि अगर कि अब क्या करोगे आप, यूपीएससी के आपने बिल्कुल छोड़ दिया है, या बाद में भी तैयारी करोगे और फिर निकल जाओगे, राइट। तो वो एक ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है। आई वुड से बी ऑनेस्ट, जो आपको लगता है वो लगता है, आप ऑनेस्टली बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। तो मेरे दिमाग में तो उस टाइम पे था कि मेरे को यूपीएससी का तो नहीं करना दोबारा से अटेम्प्ट, तो मैंने बोल दिया था कि मैंने, सर मैम, मैंने 1.5 साल लगा दिया है, और पैटर्न भी चेंज हो गया था उस टाइम पे, और मेरे को नहीं लगता कि उसके ऊपर मैं ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। तो मैं नौकरी ज्वाइन करना चाहूंगा और सीखना चाहूंगा। बट कई लोगों ने बोला था कि हाँ, हम आगे तैयारी करते रहेंगे यूपीएससी की या फिर किसी और चीज की, तो दैट इज फाइन, दे आल्सो ओके। अंडरस्टैंड, या पैनल को भी समझ आता है। तो ऑनेस्टली बोलो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देन क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके फ्यूचर प्लान के बारे में कि चलो मान लीजिए आपका हो जाता है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे आगे, डू यू, आपको क्या पता है इंश्योरेंस क्या होती है। तो हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस वगैरह जरूर पढ़ के जाएं कैंडिडेट्स, वो पूछे जा सकते हैं, स्टैंडर्ड मिल जाएगा कहीं पर भी। तो उस तरह के क्वेश्चंस, तो मेरे से जब पूछा था तो मैंने तो बोला कि मेरे को एक्चुरियल साइंस करना है। मैं पढ़ ओके। के गया था, मेरे को इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, और मैं बोला कि हाँ, मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, क्वांटिटेटिव है, और काफी हाई पेइंग है, और मैं वो एक्सप्लोर करना चाहूंगा। तो उन्होंने फिर मुझे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे कि आपको क्या पता है एक्चुअल साइंस के बारे में, कितना टाइम लगता है, कितने पेपर्स होते हैं, कब तक आपका प्लान है वो क्लियर करने का। तो वो सब पूछा मेरे से, राइट। तो अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि आप कहाँ अपना करियर लेके जाना चाहेंगे, वो उनको इम्प्रेस ही करेगा, हम्म। राइट। तो प्रिटी मच दिस, फिर उसके बाद शायद एक आधा कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जनरल नॉलेज टाइप के। और वो भी इसलिए फ्लो हुए थे क्योंकि मैंने बोला था मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी ओके। है, राइट। हम्म। हाँ, तो जनरल फैक्ट्स है कि हाईएस्ट स्टेडियम कहाँ, मेरे को याद है कि एक मैम ने मुझसे पूछा था कि हाईएस्ट
क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है इंडिया का या वर्ल्ड का, समथिंग। तो ओके। इस तरह का भी पूछा जा सकता है, राइट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। जनरल फीडबैक वुड बी टू प्रिपेयर फॉर योर प्रोफाइल। आपका जो बैकग्राउंड है, हर एक चीज आपकी तैयार होनी चाहिए, राइट नाउ। दूसरे तरीके के जो इंटरव्यूज मैंने फेस करे, जिसमें ज्यादा कुछ प्रोफाइल वगैरह रिलेटेड नहीं था, अम, उसमें कुछ भी हो सकता है। ऑनेस्टली उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, उनको जो पता है वो पूछ लेंगे आपसे, राइट। तो आप थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे, थोड़ा आपको बैंकिंग या इंश्योरेंस का पता है, इंश्योरेंस का अगर आपको पता है, वो हेल्प करेगा आपको। थोड़े करंट अफेयर्स हेल्प करेंगे, जनरल नॉलेज हेल्प करेगी, राइट। इनफैक्ट कई लोगों से तो बिल्कुल ही कुछ नहीं, उनके हॉबीज के बारे में पूछने लग जाते हैं। सो एक मेरे फ्रेंड है, उनका काफी इंटरव्यू उनकी हॉबीज के ऊपर हुआ था। तो उन्होंने बोला कि मैं गाती हूँ, मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग ली है। उनसे उसके बारे में पूछने लग गए। ठीक है, तो वैसा है। आपने वो जो एप्लीकेशन फॉर्म पे जो डिटेल्स दी हैं, वो थोड़ा देख लीजिए। तो उसका कुछ कह नहीं सकते, राइट। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल, ठीक है। स्ट्रेस इंटरव्यू कभी नहीं होता, मैंने तो कभी फेस नहीं करा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो कोई भी आपको ऐसा स्ट्रेस नहीं करने वाला, तो आराम से जाइए, कॉन्फिडेंटली जाइए, अपनी बात ऑनेस्टली रखिए वहां पे। इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहूंगा, कई लोगों ने कमेंट करके मेरे से भी पूछा है, कई लोगों ने पूछा है कि क्या वो जीडी इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं कि हाँ, नहीं। मैं भी सेम क्वेश्चन पूछने वाली थी, क्योंकि बहुत ओके। लोग अभी पूछ रहे हैं कि या हम हिंदी मीडियम से, तो उनको अभी डर लगने लग जाता है, फॉर्म फिल नहीं करते कि जीडी इंटरव्यू कैसे देंगे। तो इसमें तो ऐसा मेरा, ऑप्शन होता है क्या, जैसे आरबीआई में और बहुत सारी जगह आजकल ऑप्शन देने लगे हैं, वहीं पर वो फिल करवा लेते हैं पहले ही कि आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। राइट राइट। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मैंने भी सुना ही है कुछ लोगों से, जनरली इंग्लिश ही प्रेफर करी जाती है, ठीक है। बट अगर आप अनकंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, या आप हिंदी मीडियम से हैं, तो हाँ, एज यू सेड, अगर आप आपको बोल रहे हैं कि हाँ आप बता दो किस में आप बात करना चाहोगे, तो दैट इज वेल एंड गुड। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहे आपको वो, तो आप पूछिए पैनल से या इंटरव्यू से कि क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो किसी ने पूछा था ऐसे, तो उनसे किसी पैनल मेंबर ने बोला कि आपने ये एग्जाम का फॉर्म किस लैंग्वेज में भरा है। उसने बोला इंग्लिश में। अटेम्प्ट किस किस लैंग्वेज में करा, उसने बोला इंग्लिश में। तो उसने बोला तो आप बात क्यों नहीं कर सकते इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, बट द पैनल इज जनरली रिस्पेक्टिंग। उन्होंने उतना कुछ बुरा नहीं मानेंगे वो, बट अगर, बट आपका फर्ज बनता है पूछना, राइट। आई वुड से कि आप सीधा हिंदी में मत शुरू हो जाना, पहले पूछिए कि सर मैम, मैं वर्बल इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हूँ, या राइट। भले ही मैंने एग्जाम इंग्लिश में दिया हो, मैंने पढ़ा है, मैं कर कर लेता हूँ, बट वर्बल इंग्लिश मेरी बहुत कमजोर है, ठीक है। तो इसलिए एक फेयर जजमेंट के लिए आप मुझे हिंदी में अलाउ कर दीजिए, एंड देन द डिसीजन इज विद देम। वो नहीं करते अलाउ, तो ट्राई ट्राई योर बेस्ट, राइट। बट जनरली अलाउ कर देंगे। हाँ, सो आजकल ये क्योंकि हुआ। ऑप्शन देने लगे हैं, पहले नहीं होता था, लेकिन अभी रिसेंट में मैंने 2-3 एग्जाम्स में देखा कि फॉर्म में ही पूछ लेते हैं, तो वो राइट अच्छी राइट। चीज है। यस यस। इस और एक विषय में और। ना मैं बस एक चीज और बोल सकता हूँ कि इसको ना नेगेटिवली ना ले लो कि कि इंग्लिश क्यों आनी चाहिए मुझे, क्योंकि सच्चाई ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में चले जाओ, या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, अब इसमें चले जाओ, पीएसयू में, सच्चाई ये है कि आपके जो बिजनेस स्टेक होल्डर्स होंगे, या दूसरे क्लाइंट्स होंगे, दूसरी कंपनीज होंगी, दूसरे डिपार्टमेंट्स होंगे, वहां पर बहुत चांस है कि आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, राइट। तो तब आपके फिर कैसे अपनी ड्यूटी निभाओगे, तो आपको सीखनी तो पड़ेगी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि वो सीखने वाला एटीट्यूड रखो, उसको पैनल रिस्पेक्ट भी करता है। अब ये बोल सकते हो कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ सीखने का, बट इस एग्जाम के लिए यहाँ पे मुझे फेयर चांस देने के लिए आप मुझे अलाउ कर दीजिए, बट आई कैन ट्राई इन इंग्लिश ऑल्सो, अगर आप नहीं मानते। वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है।
राइट। हाँ। और एक और चीज जो मैं पूछना चाहती हूँ सर, कि इसमें जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे? क्योंकि ये कहीं क्लियरली मेंशन्ड नहीं है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। ओके ओके, मेरे जितना मुझे याद है नहीं आए थे, क्योंकि मैंने जनरल स्ट्रीम से भरा था। और अभी भी आप देखोगे इंश्योरेंस की स्ट्रीम ही अलग है। हाँ। राइट। तो मेरे मेरे हिसाब से तो नहीं आए थे। बट एज आई सेड, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। हाँ। तो कॉमन सी चीजें हैं, इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, और थोड़ा सा करंट। इसके अलावा दैट्स इट। आई थिंक करंट अफेयर्स में कोई स्पेसिफिकली इंश्योरेंस में घुस के तो नहीं पूछेंगे। और अगर पूछेंगे तो उसी लेवल का पूछेंगे जो आपका नॉर्मल तैयारी में कवर हो जाएगा। राइट। तो दैट्स, मैं यही बोलूंगा इसके बारे में। ओके। अब जॉब प्रोफाइल की बात करें तो एग्जैक्टली काम क्या करना होता है एक असिस्टेंट मैनेजर को जब वो ज्वाइन करते हैं, तो क्या रोल रहते हैं, क्या ड्यूटीज रहती है? श्योर। तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी अबाउट माय एक्सपीरियंस। वो भी लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो मैंने काफी टाइम पहले बनाई थी, तो यादें ताज़ा थी। बट अभी मैं ये बता सकता हूँ कि सो असिस्टेंट मैनेजर एक एंट्री लेवल पोजीशन होती है ऑफिसर लेवल पे। इन एएम स्केल 1 के नीचे ऑफिस असिस्टेंट्स होते हैं, जो आपका थोड़ा बहुत फाइलें इधर से उधर लेके जाना, या किसी के साइन करवाने हैं, या कुछ पेपर वर्क, फाइलिंग, बेसिकली फाइलिंग और ये वाले काम करते हैं। ठीक है। वो आपसे उम्र में बड़े ही होंगे मोस्ट लाइकली, क्योंकि वो एक नीचे लेवल से आके होते हैं, दे आर नॉट ऑफिसर्स। आप जब ज्वाइन करते हो स्केल 1 ऑफिसर, तो जनरल स्ट्रीम में तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में डाला जा सकता है। राइट। तो मे बी मैं डिपार्टमेंट्स की बात कर सकता हूँ। जो कोर काम है जीआईसी का, वो है, मैं तो उसको अंडरराइटिंग ही बोलूंगा। तो बहुत सारे ना री इंश्योरेंस ब्रोकर्स होते हैं। सो पहली बात, जीआईसी री सिर्फ री इंश्योरेंस करती है, और डायरेक्ट इंश्योरेंस शायद एग्रीकल्चर या एविएशन में करती है, आई एम नॉट श्योर। बट ओके। मोस्टली री इंश्योरेंस है। तो री इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे री इंश्योरेंस ब्रोकर्स होते हैं। वो पूरी दुनिया में अपने क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं। क्लाइंट्स कौन है? इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज को री इंश्योरेंस चाहिए होती है, तो ये ब्रोकर्स फिर उनके प्रपोजल्स लेके बाकी की दुनिया में घूमते हैं री इंश्योरेंस मार्केट में। उस मार्केट का एक प्लेयर है जीआईसी। ठीक है। तो आपके पास इंडियन कंपनीज, इंडियन ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, और फॉरेन कंपनीज और फॉरेन ब्रोकर्स भी हो सकते हैं। मिक्स बहुत हेल्दी है। 40-50% आई थिंक दोनों का, इंटरनेशनल और नेशनल कंट्रीब्यूशन। तो ओके। अ, वो बिजनेस आपके पास आता है, तो अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर बहुत सारे, जो ऑर्गेनाइज हैं, तो लाइन ऑफ बिजनेस के से अलाइंड है, यानी कि मरीन हो गया, या एविएशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, या फिर ज्योग्राफी वाइज अलाइंड है कि एशिया ये डेस्क देखेगा, यूएस कनाडा ये देखेगा, इस तरीके से अलाइंड है। तो अंडर राइटर्स के पास प्रपोजल्स आएंगे, फिर अगर आप अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट्स में हो, तो आपको वो करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। आपको अपनी पॉलिसीज और मैनुअल्स देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको वो असेस करना पड़ेगा। गिव योर रिकमेंडेशन टू सीनियर्स। फिर वो चेक करेंगे, फिर वो आगे सजेस्ट करेंगे लेना है नहीं लेना, या कितना प्रीमियम पे लेना है। और फिर आपका जो भी अप्रूवल्स या रिजेक्शन आएगा, वो आप अपने ब्रोकर्स को कम्युनिकेट कर देंगे। और ओके। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री डाल दोगे कि अगर कुछ हुआ है या नहीं हुआ। तो राइट, ये मेन काम है। इसके बाद क्या होता है, क्लेम्स डिपार्टमेंट है, अगर कोई क्लेम आता है तो वो प्रोसेस करेंगे वो लोग। फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जनरली वो अकाउंटिंग का काम है। राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, क्लेम्स का अकाउंटिंग, प्रीमियम्स का अकाउंटिंग। इसके अलावा एक एक और डिपार्टमेंट है, रेट्रो सेशन डिपार्टमेंट। वो जीआईसी के लिए री इंश्योरेंस ढूंढते हैं फिर से। ओके। राइट। तो एक वो डिपार्टमेंट है। फिर बाकी सपोर्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक आईटी हो गया,
राजभाषा डिपार्टमेंट हो गया, ऑफिस सर्विस डिपार्टमेंट है जो एडमिन हाँ, इस बेसिकली पर होता है। मल्टीपल वैकेंसीज आई है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में भी। राइट राइट राइट। तो ये आई थिंक, तो जनरलिस्ट को तो कहीं पर भी डाल सकते हैं, एचआर में भी हम्म। डाल सकते हैं। राइट। इंश्योरेंस वालों को आई थिंक अंडर राइटिंग में डालेंगे या क्लेम्स में डालेंगे मे बी, या रेट्रो में। और आईटी वाला को आईटी में, राजभाषा को राजभाषा में। तो इस तरीके से होता है, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, बट मुंबई में ही होती है, हेड ऑफिस मुंबई में है। तो नोटिफिकेशन में एक क्लियर लाइन मेंशन है कि इनिशियल पोस्टिंग मुंबई में ही होगी, बाद में ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इसके ज्यादा ऑफिसेस आई थिंक नहीं है, तीन जी जी चार जी। ऑफिसेस इसके हैं। राइट राइट। तो इंडिया में मुंबई ही रहेगा। दिल्ली में एक छोटा सा ऑफिस है आई थिंक, या एक दो जगह पे और होगा, बट वो ऑफिसेस का ज्यादा कुछ काम नहीं होता। वो ऑफिसेस बेसिकली या तो रेगुलेटरी बॉडीज या गवर्नमेंट या कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए होते हैं। मेन काम हेड ऑफिस में ही होता है, जो कि मुंबई में है। बिकॉज री इंश्योरेंस इंटरनेशनल बिजनेस है, जीआईसी भी काम करता है। तो इंटर फॉरेन ब्रांचेस भी हैं जीआईसी के, जेवीज हैं या खुद के ब्रांच है, तो वहां पर भी ट्रांसफर्स होते हैं लोगों के। लाइक मलेशिया है, लंदन में है, आई एम नॉट श्योर दुबई में है कि नहीं, साउथ अफ्रीका में है। ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो फॉरेन पोस्टिंग के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होगा कि स्केल वन को आई थिंक नहीं देते होंगे, या कैसा रहता है, या कितने साल मैंने कंप्लीट तो हो जाने चाहिए वहां पे? या मैंने तो नहीं देखा स्केल वन। नहीं वैसे, मतलब जब ज्वाइन करते हैं लोग तो एकदम से नहीं डालते फॉरेन पोस्टिंग में। बट मेरे बैच के कुछ लोग, आई थिंक एक एक फ्रेंड था, अ, वो प्रमोशन से पहले ही उसको पोस्ट कर दिया था ये साउथ ईस्ट एशिया में कहीं पर, मलेशिया या थाईलैंड में। तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रमोशन होगी तभी आपको डालेंगे, पहले भी डाल सकते ओके। एंड वहां पर ट्रांसफर पॉलिसीज ऐसा तो कुछ नहीं रहता होगा, आई थिंक मुंबई में ही रहना है हमेशा, या कभी फ्यूचर हैं। में हाँ। हो भी सकता है? नहीं देखो, क्या होता है कि क्योंकि मैंने बोला कि बाकी जो इंडिया में ऑफिसेज हैं वो तो छोटे छोटे से ही हैं, राइट। हाँ। तो उसमें जैसे कुछ लोगों का है कि मेरे को दिल्ली जाना है, तो वो फिर ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालेंगे। उस रिक्वेस्ट में आपसे बहुत पहले के लोग होंगे जो आपसे भी सीनियर होंगे। फिर फिर पहले उनका नंबर आएगा, फिर वो आपको प्रेफर करेंगे, राइट। तो ट्रांसफर की जहाँ बात है, मैं बोलूंगा कि बी रेडी टू मूव टू मुंबई फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। ट्रांसफर डिपार्टमेंट के हो जाएंगे आपके, राइट, प्रमोशन पे या फिर जो रोटेशन पॉलिसी आई थिंक थी, तो उस हिसाब से ट्रांसफर हो जाते हैं। बट मेरे बैच के कई लोग अभी तक उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जिसमें थे। ओके। तो वैसा भी हो सकता है, राइट। और फॉरेन पोस्टिंग्स जैसे काफी चीजें डिपेंड करती हैं तो जब फॉरेन पोस्टिंग के फॉरेन लिए। पोस्टिंग्स अगर होगी तो फिर पे भी उसके अकॉर्डिंग, वहां के अकॉर्डिंग ही मिलेगा? यस यस। बट उसका मैक्सिमम टेन्योर होता है, वो मैक्सिमम टेन्योर के बाद आपको वापस मुंबई आना ओके ओके। पड़ेगा। तो यहाँ पर सर ऑफिस टाइमिंग की बात करें तो जनरली क्या टाइमिंग्स रहते हैं? ऑफिस टाइमिंग, अगर आप सुबह 9:30 आ जाते हैं तो आप 5:30 जा सकते हैं। और अगर आप सुबह 10:30 आते हैं तो आप 6:30 जा सकते हैं। 10:30 के बाद अगर आप आएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, आपकी हाफ डे लीव कट जाएगी, या वो सब चीजें होंगी। तो 9:30 से 10:30 के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं, और आपको अपने पूरे आवर्स करने हैं, उसके बाद आप कभी भी जा सकते एंड 5 डे वर्किंग रहता है यहाँ पे भी? हैं। या 5 डे वर्किंग। ओके। एंड प्रमोशन पॉलिसी कैसी रहती है, मतलब फास्ट रहता है, स्लो रहता है, या एग्जाम होता है, या किस हम्म। तरीके से रहता है? अभी तो मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन मेरे बैच वाले काफी टाइम बाद प्रमोट हुए थे। आई थिंक उनको 6 साल लग गए थे प्रमोट होते होते। ओके। विच इज, आई थिंक इंश्योरेंस सेक्टर में ही ऐसा है, नॉट जस्ट जीआईसी बट एलआईसी में तो और भी टाइम लगता है। न्यू इंडिया वगैरह ये सब में टाइम लगता है। तो उतना मान के चलिए, अभी मुझे पता नहीं जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट आई वुड से 5 5 साल तो मान ही लीजिए। ओके। एंड ओवरऑल अगर हम वर्क कल्चर या एनवायरनमेंट की बात करें तो वहां पर कैसा रहता है? ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, तो काफी कुछ सीखने को मिला। अच्छा एक्सपोजर है, स्पेशली अगर आप अंडर राइटिंग में आते हो या इवन क्लेम्स में आते हो,
तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा डे वन से, कि आप ब्रोकर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होगे, और इंटरनली भी आप इंटरेक्ट कर रहे होगे दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, सो लॉट्स टू लर्न, गुड एक्सपोजर। एंड लोग भी इन जनरल हेल्पफुल हैं। आप हेल्प कर देंगे आपकी करने में या समझने में, काम वाम में। बाकी वो ये कि इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, राइट? तो वो काफी चीजें जैसे सरकारी में होती हैं वैसे होंगी ही, राइट? उनके अपने प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, और जो टाइम लगता है चीजों को वो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो वो तो हर जगह ये ट्रू है, राइट? सो बाकी हाँ, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ज्यादा लोगों को जान पाएंगे, थोड़ा और अच्छे से जान पाएंगे। तो हाँ, वो था। और बाकी जब हम हमारे बैच में ज्वाइन करा था तो हमने बहुत मजा करा था। इट वाज हमारा अच्छा एक महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम था इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही, वहीं रुके थे हम। ओके। तो बॉन्डिंग भी हो जाती है अच्छी जब आप साथ में ट्रेनिंग करते हैं। और सो या माय एक्सपीरियंस वाज गुड। एंड सर इसमें गारंटी बॉन्ड है, तो बॉन्ड अमाउंट काफी ज्यादा रहता है, और आई थिंक आपने 1 साल में छोड़ा है तो आपको भी बॉन्ड पे करना होगा, या उस टाइम बॉन्ड था या नहीं, तो क्या प्रोसीजर रहती है, और क्या इस चीज को देखते हुए फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को देख के फॉर्म फिल नहीं करते हैं कि बॉन्ड अमाउंट हम्म। बहुत ज्यादा है। ओके, सो बॉन्ड जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर करेगी, आपका एग्री करेगी ट्रांसफर करने के लिए, जो आपका बैलेंस ऑफ सर्विस पीरियड होगा, वहाँ वो आपको वहां पर पूरा करना पड़ेगा। तो ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जीआईसी में 1 साल पूरा कर लिया है, तो आपको दूसरी बॉडी में 3 साल और पूरा करना पड़ेगा, तो वो लोग ऐसे बॉन्ड को पूरा करेंगे। अगर आप वो ऑर्गेनाइजेशन भी छोड़ देते हैं बिफोर 3 इयर्स इन दिस केस, तो फिर आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे अल्टीमेटली। ओके। जीआईसी री की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी ट्रांसफर करने में, दे वर रेडी टू ट्रांसफर इट। व्हाट मैटर्स इज कि आपकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हाँ बोले। तो मेरे केस में उस टाइम पे पीएफआरडीए में कोई पॉलिसी नहीं थी इसके बारे में, तो पीएफआरडीए ने मना कर दिया था बॉन्ड ट्रांसफर करने से। इसलिए मुझे बॉन्ड लिक्विडेट करके पेमेंट करना पड़ा जीआईसी को। ठीक है। बट आज की डेट में पीएफआरडीए भी ट्रांसफर के लिए अलाउ कर रहा है। ओके। तो आई नो दिस। सो मोस्ट लाइकली आपको ट्रांसफर हो जाएगा वो, इन मतलब केस उतना नहीं इशू होता नहीं है। है। हाँ, एग्जैक्टली, राइट। इन केस नहीं होता है ट्रांसफर या आप कुछ और ही कर रहे हो, तो आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा। उसके भी कंडीशन होता है। एक कंडीशन ये होती है कि अगर आपने 1 साल से पहले जॉब छोड़ी, तो आपने जितनी सैलरी ली है उस जितने भी टाइम के लिए, वो आपको देनी पड़ेगी। हम्म। 1 साल प्रोबेशन पीरियड होता है, क्योंकि अ, मेरा 1 साल हो चुका था, मैं कंफर्म हो गया था, उसके हाँ। बाद मैंने रिजाइन। तो 1 साल के बाद ये होता है कि आपको 1 साल की सैलरी देनी होती है। तो सपोज करो कि मैंने 3 महीने में छोड़ दिया, तो मुझे 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, राइट? लेकिन अगर मैंने 2 साल में छोड़ा, तो कैलकुलेशन होगी 1 साल की सैलरी पे, और उसको कम कर दिया जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ पीरियड ऑलरेडी सर्व्ड। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 साल की सैलरी मान लीजिए 10 लाख बनती है, तो अगर किसी बंदे ने 2 साल काम करा है, तो उसको बोलेंगे कि आप 5 लाख रुपए दो। मतलब हाफ हो जाएगा। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं 4 में से 2 तो कर चुका, हम्म। राइट? तो आई थिंक मेरे केस में वो मेरे को 75% ऑफ 1 ईयर सैलरी देना पड़ा था, क्योंकि मेरा 1 साल हो गया था पूरा। सो समथिंग लाइक दैट, वो कैलकुलेशंस होती हैं, वो आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या है होते हुए। तो ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम इतना कहाँ से पे करेंगे, बहुत, हम्म। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सबके माइंड में, स्पेशली इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनीज है सबके बॉन्ड का अमाउंट काफी ज्यादा है, क्योंकि इतना हम्म। अमाउंट बाकी बैंकिंग सेक्टर में नहीं है। क्या है, बैंकिंग में तो है ही नहीं शायद। बट आप देखो, आप कहाँ जाओगे आप? अगर आप जीआईसी में आ गए या इंश्योरेंस सेक्टर में आ गए, तो आप बैंकिंग में तो नहीं जाओगे, क्योंकि वो कोई हाँ। बहुत ज्यादा आपको पैसे तो देंगे नहीं। तो आप कहाँ जाओगे अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही रहना है? तो आपके ऑप्शंस हैं, या तो यूपीएससी, या फिर
RBI, PFRDA, सेबी वगैरह, IRDA, राइट। तो यहाँ पर तो बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है, राइट। पॉलिसीज हैं, अब आ गई हैं, एंड पीपल हैव डन दैट इन द पास्ट। तो आप बोल सकते हो कि लोगों का हुआ है, राइट, तो वो हो जाएगा। और नहीं भी हुए अगर तो कोई बात नहीं, आप दे देना पैसे, बिकॉज रेगुलेटरी बॉडीज पे बेटर, राइट। वो आपको GIC तो ज्यादा ही पैसे देंगी। और यूपीएससी, आई थिंक गवर्नमेंट से अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा रहे हो या कोई सिविल सर्विस ज्वाइन कर रहे हो, आई थिंक तब भी हो जाता है बॉन्ड ट्रांसफर। बट अगेन, अगर आपको यूपीएससी क्लियर हो गया तो भी आप दे दो पैसे, चले जाइए, राइट, बट हो जाता है बॉन्ड ट्रांसफर। ओके, तो अगर सर ओवरऑल इस जॉब के बारे में बात करें तो आई थिंक इसके पॉजिटिव्स ही ज्यादा है। इसकी अगर कोई एक दो चीज जो ऐसी, बहुत सारे लोगों को बस ये लगता है कि मुंबई परमानेंट पोस्टिंग, वो थोड़ा सा एक नेगेटिव आ जाता है इस जॉब को लेके। और बहुत हम्म। सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जितना पे कर रहे हैं वो उतना मुंबई में सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये सच बात है, लोगों के कंसर्न्स जेन्युइन है। और इस इसको इसको मद्देनजर रखते हुए ही GIC मैनेजमेंट ने अपना लीज पॉलिसी बढ़ाया है ओवर द इयर्स। लीज अमाउंट, मेरे टाइम पे 20,000 की लीज मिलती थी, अब वो शायद 40,000 है। 45 है शायद, हाँ फोर्टी 45 है। फोर्टी 45,000 जितनी भी, तो वो बढ़ाया तो गया है डेफिनेटली, राइट। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ऑफिस है चर्च गेट में, विच इज साउथ बॉम्बे, ठीक है। तो ओके। आप साउथ बॉम्बे में तो रह नहीं पाएंगे। अगर आपको कुछ मिलेगा भी आसपास तो वो एरिया अच्छा नहीं होगा, या फ्लैट वगैरह वो सब अच्छा नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा अच्छा इस अमाउंट में। तो आपको क्या है, थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। दूर रहोगे तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और या तो आप बाय रोड करोगे, उसके लिए अब हर दिन तो आप शायद टैक्सी से नहीं अफोर्ड कर पाओगे, तो उसकी वजह से आपको लोकल लेनी पड़ेगी। तो लोकल में आपको पता ही है कितना भीड़ होता है, राइट। तो वो मुंबई सिटी ही ऐसी है, उसमें चाहे गवर्नमेंट हो चाहे पब्लिक, लोगों की यही कहानी है, राइट। तो ये चीज़ है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है। और डेफिनेटली मुंबई के अंदर जो है फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर जो है बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है, बहुत हम्म। अपॉर्चुनिटीज है, पूरा सिस्टम है, राइट। तो करियर वाइज, ग्रोथ वाइज, अगर आपको इंडियन मार्केट में रहना है तो मुंबई इज अ प्लेस टू बी। उसका कॉस्ट है, ये सब बाकी सब चीजें, मुंबई का कल्चर बेटर लगा मुझे, सेफ्टी बेटर लगी, राइट। तो वो स्ट्रगल तो होने वाला है, अगर आपको, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप रहोगे नहीं उस शहर में आप जज नहीं कर सकते, राइट। तो जब आप मूव करोगे तभी आपको पता लगेगा कि क्या मैं यहाँ पर और रह सकता हूँ या नहीं, राइट। और उसका भी मैं आपको टाइम फ्रेम बताता हूँ। इनिशियली बहुत बुरा लग सकता है, बट आई वुड से आप 6 महीने दीजिए शहर को, उसके बाद आप सोचिए, 6 महीने 1 साल दीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि ये लाइफस्टाइल मेरे लिए है कि नहीं। नहीं है तो देन यू कैन ट्राई। बट नाउ कमिंग टू द सैलरी पार्ट, तो लीज का तो मैंने बता दिया, आपको दूर ही रहना पड़ेगा 45,000 में, राइट। सैलरी आई डोंट नो, अभी आई थिंक ग्रॉस इज 85,000 पर एटी मंथ इफ आई एम फाइव नॉट रॉन्ग। थाउजेंड अराउंड। 85,000, सो आई गेस उसमें 65-70,000 से ज्यादा तो आएगा नहीं इन हैंड, हम्म। राइट। मेरे टाइम पे 40,000 इन हैंड आता था, सो दैट हैज ऑल्सो ग्रोन। बट देन, सो आई थिंक आज की डेट में मुंबई में 65-70,000 इज बेरेबल, क्योंकि लीज तो आपको अलग से मिल रही है। तो जितना भी आपका खर्चा होने वाला है वो या तो ट्रांसपोर्ट पे या खाने पीने के लिए ही होगा, राइट। एंड तो अदर अलाउंसेस भी आई थिंक मिलते होंगे, जैसे कन्वेंस एंड और भी बहुत सारे जो बैंकिंग सेक्टर में मिलते हैं। हाँ, उसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। आई थिंक उसके लिए कुछ टाइम होता है कि आपको 1 साल प्रोबेशन के बाद मिलता है वो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ ओके होता है, ओके। राइट। बट मतलब आई वुड से इट्स अ डिसेंट अमाउंट, नॉट दैट ग्रेट।
बट सी, आई थिंक बैंकिंग सेक्टर में भी सिमिलर ही सैलरीज होंगी, शायद थोड़ी सी कमी होगी शायद, जो हाँ, पीओ जॉब होगा, कंपैरेटिवली तो कम ही है। राइट। तो कई सारे लोग पीओ भी होंगे, बैंक पीओ जो मुंबई में जॉब करेंगे, तो उनसे तो बेटर ही है, राइट। और कम नहीं है। आई वुड से कि वो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा। अगर आपको क्लबिंग करनी है या नाइट लाइफ करनी है या घूमने जाना है बहुत ज्यादा या कुछ और है, तो उसके लिए तो कुछ कुछ भी पैसे कम पड़ेंगे आपको, राइट। तो मे बी ये हो सकता है कि आपको लगे आप सेव शायद उतना नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि 65,000 में आपको खर्चा भी निकालना है, घर पे भी देना है, ट्रैवल भी करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसमें शायद प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को। बट ठीक है, आई थिंक इंक्रीमेंट, सो हाँ, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में एनुअल इंक्रीमेंट से तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए। हाँ। एट द एंड ऑफ द डे वो शायद 1,000 रुपये आपके इन हैंड बढ़ेंगे एक साल बाद, राइट, पर मंथ। तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो जो इंडस्ट्री में जब नेगोशिएशन होती है, वेज नेगोशिएशन या वेज रिविजन्स होती हैं, उसका वेट करिए, वो आपको अच्छा जंप देगा। तो बैंकिंग की अलग है एसोसिएशन जो है, उनकी नेगोशिएशन अलग होती है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की अलग होती है और एलआईसी की अलग होती है, ओके। राइट। तो जनरली क्या होता है कि एलआईसी की पहले होती है, और जो भी डिसीजन एलआईसी में लिया जाता है अ, उसको फॉलो करते हैं जनरल इंश्योरेंस वाले। उसका नाम है शायद जिब्ना करके है, जनरल इंश्योरेंस एसोसिएशन का नाम। तो वो लोग एलआईसी के बाद ही करते हैं जनरली, और जो जो एलआईसी में होता है सिमिलर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो जाता है, उसमें अच्छा रिवीजन मिल जाता है। और अगर आप हैं सिस्टम में, लेट्स से कि आप 3 साल रहे जीआईसी में या 4 साल रहे, तो फिर आप चले गए। और 5वें साल में, 6ठे साल में रिवीजन होती है। तो जनरली क्या होता है कि ये रिवीजन्स लेट होती हैं, राइट, हाँ। शेड्यूल होती हैं वो। लेट से 2024 में रिवीजन होनी है, वो होएगी 26 में जाके। तो 2 साल के एरियर मिलेंगे आपको। तो वो आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी देते हैं ना, तो भी आपको मिलते हैं वो एरियर्स। तो ओके। दैट इज अ गुड थिंग, या। सो एट द एंड सर, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे एस्पायरेंट्स को, क्योंकि अभी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 12th। तो दिन नहीं बचे, आई थिंक एक ही दिन है, एक दो दिन है। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, जो वेट कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर हम्म। पा रहे भरना या नहीं, तो उनको क्या लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे? गॉट इट। मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप फाइनेंशियली ओके हैं कि आप 1,000 रुपये जितने का भी फॉर्म है, आई डोंट नो, ज्यादा महंगा तो नहीं होगा, 1000 अगर आप अराउंड है। 1,000 रुपये का है, तो इफ यू कैन अफोर्ड 1,000 रुपीज, जरूर फॉर्म भरिए, क्योंकि उससे आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला, राइट। और अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो इसके लिए कुछ ऐसी बहुत अलग तैयारी करने की जरूरत है नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि आपका एग्जिस्टिंग तैयारी डिसरप्ट हो जाएगी इसके लिए, राइट। तो आई वुड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, फॉर्म भरिए, और फॉर्म एग्जाम जाके दे के आइए। क्योंकि आप आप यू नेवर नो, आपको नहीं पता कि आपका होगा या नहीं होगा। वो आपको सिर्फ तभी पता चलेगा जब आप एग्जाम जाके दे के आओगे शिद्दत से और फिर घर आओगे, राइट। तो एक चीज होती है सेल्फ सेल्फ सिलेक्शन या सेल्फ एलिमिनेशन। तो आप खुद को एलिमिनेट मत करिए, राइट। तो जब आई एग्जाम्स की तैयारी कर ही रहे हो, दे रहे हो, तो एक और दे आओ ना जाके, राइट। तो ये बोलूंगा मैं। और अगर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका मन नहीं बना है अभी कि क्या करना है लाइफ में, या कौन से एग्जाम देने हैं, इंश्योरेंस में जाना है नहीं जाना, या वो अभी भी सिविल्स में या किसी और चीज में लगे हुए हैं, उनको अगर ये लगता है कि उनके लिए अगर ये फर्स्ट एग्जाम है उनकी तैयारी का, राइट, देन दे माइट इग्नोर इट, ठीक है। हम्म। क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट के लिए अच्छे लेवल की तैयारी होनी चाहिए, तभी आपका चांस बनेगा, राइट। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन फेज में बहुत अर्ली हैं, या आप श्योर नहीं है, या आपकी प्रिपरेशन उतनी खास नहीं है, देन यू माइट इग्नोर इट, राइट। बट अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप डेफिनेटली देखिए। ओके। सो थैंक यू सो मच सर। मैं सारे एस्पायरेंट से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर की भी एक यूट्यूब चैनल है, जिससे हम्म। मुझे पता चला कि सर जीआईसी में है और पीएफआरडीए में भी है। तो
आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे आपको पुराना भी जो सर ने या वीडियोस अपलोड किए उससे ज्यादा और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर आपकी चैनल बिल्कुल। का नाम आपके नाम पर ही है? हाँ, मेरे नाम पे ही है। आई थिंक वैभव नागर 91 होगा शायद हैंडल का नाम, बट आप सर्च कर लीजिएगा मेरा ओके नाम ओके, और मैं आई जी लिंक आई सी। डिस्क्रिप्शन में शेयर कर हाँ, दूंगी। लिंक। जी जी जी, थैंक यू। सर थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की। बहुत टाइम से सारे एस्पायरेंट्स पूछ रहे थे कि जीआईसी का कोई टॉपर स्टॉक लेके आओ, लेकिन मिल नहीं रहा था। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि किसी से एक्सपीरियंस शेयर करें तो हेल्प होती है एस्पायरेंट्स, क्योंकि बहुत कम आती है ये सारी वैकेंसीज। जी जी जी, आई कैन थैंक यू सो अंडरस्टैंड। मच सर। श्योर, थैंक यू सो मच परिधि फॉर हैविंग मी। एंड आई होप कि लोगों को फायदा होगा ये वीडियो देख के। एंड या गुड लक। थैंक ओके यू। ओके, थैंक यू।